हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन के दो कमाल के नेटवर्क हैं। हाँ बिल्कुल। एक है न्यूरल सिस्टम जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की तरह है, एकदम इंस्टेंट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। आपने गर्म चीज को छुआ और हाथ तुरंत हट गया। लेकिन ये कनेक्शन मतलब शॉर्ट लिव्ड होता है। एग्जैक्टली। पर एक दूसरा नेटवर्क भी है जो वायरलेस ब्रॉडकास्ट की तरह काम करता है, थोड़ा स्लो, पर इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है। बिल्कुल, और आज हम इसी वायरलेस नेटवर्क की बात करने वाले हैं, द एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, ये ग्लैंड्स और हार्मोन्स का एक साइलेंट ऑर्केस्ट्रा है जो हमारी बॉडी के हर फंक्शन को कंडक्ट करता है, हमारी ग्रोथ से लेकर हमारे मूड, मेटाबॉलिज्म और यहाँ तक कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स तक। ये सब केमिकल मैसेजेस के जरिए होता है। हाँ। तो आज का मिशन है इस केमिकल ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर्स और इन मैसेजेस को समझना। ये ग्लैंड्स क्या हैं, ये हार्मोन्स नाम के केमिकल मैसेंजर्स कैसे काम करते हैं, और ये हमारी लाइफ के बैकग्राउंड म्यूजिक को कंपोज कैसे करते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए करते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, ये ग्लैंड्स होती क्या हैं? ये हमारी बॉडी के लिए फैक्ट्री की तरह है क्या? काफी हद तक हाँ। ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन है जो कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस बनाकर रिलीज करता है। ओके। इसे समझने का एक आसान तरीका है इनके डिलीवरी सिस्टम के हिसाब से सोचना। पहली होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन। इनके पास अपनी डक्ट्स यानी पाइप्स होती हैं। ये अपना प्रोडक्ट जैसे पसीना या सलाइवा सीधे उस पाइप के थ्रू टारगेट लोकेशन तक पहुंचाती हैं। अच्छा, तो जैसे घर में पानी की प्लम्बिंग होती है वैसा ही। स्वेट ग्लैंड्स त्वचा की सतह पर पसीना पहुंचाती हैं। एग्जैक्टली। और दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये डक्टलेस होती है ना, सीधा ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती हैं। जैसे कोई रेडियो स्टेशन हवा में सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहा हो। क्या बात है, बेहतरीन एनालॉजी है। और फिर तीसरे होते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स जो दोनों काम करते हैं, प्लम्बिंग भी और ब्रॉडकास्टिंग भी। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पैंक्रियाज। सही। और ये हार्मोन्स जिन्हें आप केमिकल मैसेंजर्स कहेंगे, ये असल में हैं क्या? कोई स्पेशल केमिकल्स? ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं, ट्रेस अमाउंट्स में। अच्छा। इनकी ताकत इनके मैसेज में है, क्वांटिटी में नहीं। ये इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स हैं, यानी एक जगह के सेल से निकलकर ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके दूर बैठे दूसरे सेल्स को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो चलिए इस कमांड चेन में सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। सुना है हाइपोथैलेमस इस पूरे सिस्टम का सुप्रीम कमांडर है। बिल्कुल सही। हमारे ब्रेन में गहराई में बैठा हाइपोथैलेमस पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का कह सकते हैं सीईओ है। सीईओ, अच्छा। इसमें कुछ स्पेशल नर्व सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरोसीक्रेटरी सेल्स कहते हैं। ये दो तरह के हार्मोन्स बनाता है। एक रिलीजिंग हार्मोन्स जो नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड को गो सिग्नल देते हैं, मतलब हार्मोन रिलीज करने का ऑर्डर। एग्जैक्टली। और दूसरे हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो स्टॉप सिग्नल देते हैं। हाँ, जैसे सोमैटोस्टैटिन जो पिट्यूटरी को ग्रोथ हार्मोन का रिलीज रोकने का ऑर्डर देता है। तो हाइपोथैलेमस एक मास्टर कंट्रोलर की तरह ऑन ऑफ स्विच दबाता रहता है। This way it gets really interesting. तो ये सीईओ अपने जनरल मैनेजर यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से बात कैसे करता है? यहाँ एक बहुत ही क्लेवर सिस्टम है। अच्छा। एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए हाइपोथैलेमस एक प्राइवेट एक्सप्रेस लेन का इस्तेमाल करता है। ये एक स्पेशल ब्लड वेसल नेटवर्क है जिसे हाइपोफिसियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं, ताकि मैसेज डाइल्यूट ना हो। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करता है कि सीईओ के मैसेजेस सीधे और बिना डाइल्यूट हुए जनरल मैनेजर तक पहुंचे। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर इसका डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल होता है, जैसे सीईओ ने अपने ऑफिस से सीधा फोन मिला दिया हो। सही, एक डायरेक्ट लाइन ऑफ कमांड। वाह। तो जब हाइपोथैलेमस से ऑर्डर्स मिलते हैं तो ये मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी क्या करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन के बेस पर एक मटर के दाने जितनी छोटी होती है, वो फिर अपने डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर्स भेजती है। इसके दो मेन हिस्से हैं। ओके। पहला है एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी। ये ग्लैंड का आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो इस हब से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? देखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी से कई इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन यानी जीएच, फिर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी टीएसएच। ये थायराइड को कंट्रोल करता होगा। हाँ, फिर है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच जो एड्रीनल ग्लैंड्स को मैनेज करता है। एफएसएच और एलएच। बिल्कुल, वो रिप्रोडक्शन डिपार्टमेंट को संभालते हैं।
ये तो सच में एक सेंट्रल डिस्पैच सेंटर जैसा लग रहा है। आपने ग्रोथ हार्मोन का जिक्र किया, अगर ये ज्यादा या कम हो जाए तो क्या होता है? ये तो सीधा हमारी हाइट से जुड़ा है। हाँ, अगर बचपन में ये ज्यादा हो तो जाइगैंटिज्म होता है, यानी बॉडी की अबनॉर्मल ग्रोथ। और अगर कम हो? तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, जिसमें ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन अगर अडल्ट लाइफ में इसका सिक्रीशन बढ़ जाए तब क्या होता है? तो इंसान लंबा तो नहीं होता, पर एक्रोमेगली नाम की कंडीशन हो जाती है, जिसमें चेहरे, हाथ और पैरों की हड्डियां मोटी होने लगती हैं। एक मिनट, अडल्ट लाइफ में ऐसा क्यों होता है? हम लंबे क्यों नहीं होते? क्योंकि अडल्ट होने तक हमारी लंबी हड्डियों के ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो चुके होते हैं, वो और लंबे नहीं हो सकते। अच्छा। लेकिन चेहरे और एक्सट्रेमिटीज की हड्डियां अभी भी हार्मोन को रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, इसलिए वो चौड़ाई में बढ़ने लगती हैं। फैसिनेटिंग। और पिट्यूटरी का दूसरा हिस्सा न्यूरोहाइपोफिसिस? हाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफिसिस एक वेयरहाउस की तरह है। वेयरहाउस मतलब ये खुद कुछ नहीं बनाता, ये बस हाइपोथैलेमस के बनाए 2 हार्मोन्स को स्टोर करके रखता है और जरूरत पड़ने पर रिलीज करता है। कौन से हार्मोन से ये है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ADH भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को तो लव हार्मोन या बर्थ हार्मोन भी कहते हैं ना? सही। चाइल्ड बर्थ के समय ये यूटेरस की मसल्स में पावरफुल कंट्रैक्शंस पैदा करता है और बाद में मिल्क इजेक्शन में मदद करता है। और वैसोप्रेसिन? वैसोप्रेसिन या ADH हमारी बॉडी का वाटर मैनेजर है। ये किडनी को सिग्नल देता है कि बॉडी से ज्यादा पानी बाहर न फेंके, उसे कंजर्व करे। और अगर ADH की कमी हो जाए तो डायबिटीज इंसिपिडिस नाम की कंडीशन होती है, जिसमें बॉडी पानी रोक नहीं पाती और इंसान को बहुत ज्यादा प्यास लगती है और यूरिनेशन होता है। तो हमने देखा कि पिट्यूटरी ने TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भेजा। चलिए इस सिग्नल का पीछा करते हैं। ये कहाँ जाता है और क्या करता है? ये सिग्नल गले में मौजूद बटरफ्लाई शेप्ड थायराइड ग्लैंड तक जाता है। अच्छा। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी का थर्मोस्टैट और मेटाबॉलिक इंजन है। ये आयोडीन का इस्तेमाल करके 2 जरूरी हार्मोन्स बनाती है, T3 और T4। और ये हार्मोन्स हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR तय करते हैं। बिल्कुल, ये तय करते हैं कि हमारी बॉडी एनर्जी कितनी तेजी से बर्न करेगी। और इसीलिए आयोडीन इतना जरूरी है। इसकी कमी से गॉइटर होता है, जिसमें ये ग्लैंड सूज जाती है। हाँ, ग्लैंड ज्यादा हार्मोन बनाने की कोशिश में बढ़ जाती है। आयोडीन की कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जिसमें मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इंसान सुस्त हो जाता है और वेट गेन होता है। और प्रेगनेंसी में तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। बहुत ज्यादा। इससे होने वाले बच्चे में क्रेटिनिज्म हो सकता है, जिसमें बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों रुक जाती हैं। और अगर ये हार्मोन ज्यादा बनने लगे तो? हाइपरथायरॉयडिज्म। हाँ, तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। इसका एक रूप है ग्रेव्स डिजीज। इसमें BMR बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंसान हाइपर एक्टिव हो जाता है, वेट लॉस होता है और आंखें बाहर की तरफ निकली हुई दिखती हैं। बॉडी का इंजन फुल थ्रॉटल पर दौड़ने लगता है एक तरह से। सही कहा। थायराइड के ठीक पीछे कुछ और छोटी ग्लैंड्स होती हैं, पैराथायराइड। इनका क्या काम है? ये 4 छोटी ग्लैंड्स हैं और इनका एक ही मिशन है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को मैनेज करना। ये पैराथायरॉयड हार्मोन PTH बनाती हैं। और ये एक हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। बिल्कुल। हाइपर कैल्शियमिक मतलब ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। एग्जैक्टली। जब ब्लड में कैल्शियम कम होता है तो PTH रिलीज होता है। ये हमारी हड्डियों को सिग्नल देता है कि वो अपने स्टोर से थोड़ा कैल्शियम ब्लड में रिलीज करें। अच्छा, और किडनी को भी रोकता है कैल्शियम को बाहर फेंकने से? हाँ, उसे रीअब्सॉर्ब करने को कहता है। तो ये एक तरह का बायोलॉजिकल टग ऑफ वॉर है। थायराइड का एक और हार्मोन कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम को कम करता है और पैराथायराइड का PTH उसे बढ़ाता है। एकदम सही। ये दोनों हार्मोन्स मिलकर कैल्शियम का एक बेहद डेलिकेट बैलेंस बनाए रखते हैं और ये बैलेंस बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे नर्व से लेकर मसल कंट्रैक्शन तक हर चीज के लिए सही कैल्शियम लेवल चाहिए। अब उस रिस्पॉन्स पे आते हैं जो हम सबने महसूस किया है, फाइट और फ्लाइट। इसके पीछे एड्रिनल ग्लैंड का हाथ होता है, राइट? बिल्कुल। हमारी किडनीज के ऊपर टोपी की तरह बैठी एड्रिनल ग्लैंड्स हमारी बॉडी की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है। अच्छा। इसके 2 पार्ट्स हैं। अंदर का हिस्सा है एड्रिनल मेडुला, जो इमरजेंसी सिचुएशंस में काम करता है। जैसे जब अचानक कोई गाड़ी सामने आ जाए? बिल्कुल। उस पल में एड्रिनल मेडुला 2 हार्मोन्स एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन ब्लड में पंप कर देता है। और दिल की धड़कन तेज हो जाती है? हाँ,
ये हार्मोन्स अलर्टनेस, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट सब कुछ बढ़ा देते हैं। ये आपको उस क्राइसिस से लड़ने, फाइट या भागने, फ्लाइट के लिए तैयार करते हैं। इसीलिए इन्हें 3F हार्मोन्स कहते हैं, फ्राइट, फाइट एंड फ्लाइट। सही। और ग्लैंड का बाहरी हिस्सा एड्रीनल कॉर्टेक्स, वो क्या करता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है। ये कॉर्टिकॉइड्स नाम के हार्मोन्स बनाता है। कॉर्टिकॉइड्स? इनमें से एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसका मेन एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। राइट। ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ाकर एनर्जी मोबिलाइज करता है ताकि बॉडी स्ट्रेस से डील कर सके। लेकिन कॉर्टिसोल का एक और साइड इफेक्ट भी है ना? ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, इसका एक एवोल्यूशनरी रीजन है। अच्छा। सोचिए, अगर आप पर शेर हमला कर रहा है तो उस वक्त आपकी बॉडी की प्रायोरिटी लड़ना या भागना है, ना कि किसी छोटी मोटी चोट या इन्फेक्शन से लड़ना। बात तो सही है। तो कॉर्टिसोल इम्यून सिस्टम को कहता है अभी शांत रहो, हमारे पास इससे बड़ी प्रॉब्लम है। शॉर्ट टर्म में ये एक ब्रिलियंट सर्वाइवल टैक्टिक है। लेकिन मॉडर्न लाइफ में हमारा स्ट्रेस शेर के हमले जैसा शॉर्ट टर्म नहीं होता, बल्कि क्रॉनिक होता है। वर्क प्रेशर, डेडलाइंस। और यही प्रॉब्लम शुरू होती है। जब कॉर्टिसोल लेवल लंबे समय तक हाई रहता है तो आपका इम्यून सिस्टम लगातार सप्रेस रहता है और आप आसानी से बीमार पड़ने लगते हैं। ओके, तो स्ट्रेस और एनर्जी मैनेजमेंट के बाद अब आते हैं फ्यूल मैनेजमेंट पर। पैनक्रियास इसमें क्या रोल प्ले करता है? पैनक्रियास, जैसा हमने शुरू में कहा, एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। इसका एंडोक्राइन पार्ट, जिसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल का हब है। और इसमें होते हैं अल्फा और बीटा सेल्स। हाँ, अल्फा सेल्स जो ग्लूकागॉन बनाते हैं और बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं। और ये दोनों ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट तरीकों से। एक गैस पेडल है तो दूसरा ब्रेक। स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़कर ब्लड में रिलीज करे। और इंसुलिन ब्रेक है। बिल्कुल। जब आप खाना खाते हैं और ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन रिलीज होता है। ये बॉडी के सेल्स को कहता है कि दरवाजे खोलो और ग्लूकोज को अंदर आने दो, ताकि उसे एनर्जी के लिए यूज किया जा सके। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसे स्टोर कर देता है। हाँ, लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में। और जब ये ब्रेक सिस्टम फेल हो जाता है तब डायबिटीज मेलिटस की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। जब बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाए या सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लगातार हाई बना रहता है। इसे ही डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। और इसमें बॉडी एनर्जी के लिए ग्लूकोज यूज नहीं कर पाती। सही। और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगता है। आखिर में बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स यानी गोनैड्स की। ये हार्मोन्स हमारी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। सही कहा। मेल्स में टेस्टिस, एंड्रोजन्स नाम के हार्मोन्स का ग्रुप बनाते हैं, जिनमें मुख्य है टेस्टोस्टेरॉन। ओके, टेस्टोस्टेरॉन सिर्फ स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ही नहीं, बल्कि मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे दाढ़ी, मूंछ, भारी आवाज और मसल ग्रोथ के लिए भी जिम्मेदार है। और फीमेल्स में ओवरी। फीमेल्स में ओवरी दो मेन हार्मोन्स बनाती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। हाँ, जैसे हाई पिच वॉइस और मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट के लिए। और प्रोजेस्टेरॉन, जैसा कि नाम से पता चलता है, प्रोजेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। इसीलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। बिल्कुल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने ये तो समझ लिया कि कौन सा हार्मोन क्या करता है, पर ये अपना मैसेज टारगेट सेल्स तक पहुंचाते कैसे हैं? ये कैसे जानते कि सिग्नल किसे देना है? ये हार्मोन एक्शंस का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हार्मोन्स की तरह होते हैं और उनके टारगेट सेल्स पर स्पेसिफिक लॉक्स होते हैं, जिन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं। अच्छा, हर हार्मोन की चाबी सिर्फ अपनी ही ताले में फिट होती है? बिल्कुल। और ये ताले मतलब रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं। दो तरह के? कैसे? पहले है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, जो सेल की बाहरी दीवार यानी मेम्ब्रेन पर होते हैं। ओके। प्रोटीन हार्मोन्स जैसे FSH सेल के अंदर नहीं जा सकते, तो वो बाहर से ही इस ताले में अपनी चाबी लगाते हैं। और फिर? चाबी लगाते सेल के अंदर एक डोरबेल बजती है। इसे सेकंड मैसेंजर कहते हैं, जैसे साइक्लिक AMP। ये डोरबेल फिर सेल के अंदर का सारा मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देती है। वाह। और दूसरी तरह के ताले? वो है इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स, जो सेल के अंदर
ज्यादातर न्यूक्लियस में होते हैं। ये अंदर कैसे काम करते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन या कॉर्टिसोल लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो वो मास्टर की तरह है जो सेल की दीवार को पार करके सीधे अंदर चले जाते हैं। सीधे कमांड सेंटर में? हाँ, वहाँ वो न्यूक्लियस में मौजूद रिसेप्टर से जुड़कर सीधे डीएनए को कंट्रोल करते हैं और जीन एक्सप्रेशन को चेंज करके अपना काम करवाते हैं। तो एक तरह से कुछ हार्मोन्स दरवाजे पर दस्तक देते हैं और कुछ सीधे सीईओ के ऑफिस में चले जाते हैं। बिल्कुल। दिमाग के एक छोटे से हिस्से से चलें, कमांड से लेकर हमारी ग्रोथ, मूड और एनर्जी को कंट्रोल करने वाले कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस तक, ये नेटवर्क वाकई लाजवाब है। ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के साइलेंट डायरेक्टर्स हैं। और ये एक बेहद नाजुक संतुलन है। किसी भी हार्मोन का सिक्रीशन जरा सा भी कम या ज्यादा होने पर पूरी बॉडी की फंक्शनिंग बिगड़ सकती है, जैसा कि हमने देखा। हमारी बातचीत में डायरेक्टली पाइनियल ग्लैंड का जिक्र नहीं हुआ, पर वो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनाती है जो हमारी 24 घंटे की बायोलॉजिकल क्लॉक यानी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करती है। हाँ, हमारी सर्केडियन रिदम। मैं यही सोच रहा था कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल, आर्टिफिशियल लाइट्स, देर रात तक स्क्रीन्स का इस्तेमाल और इरेगुलर शेड्यूल्स हमारे इस एंशिएंट हार्मोनल रिदम को लगातार चैलेंज कर रही हैं। ये तो उस रिदम को पूरी तरह डिस्टर्ब कर रही हैं। तो अपनी बॉडी की इस फंडामेंटल केमिकल क्लॉक को डिस्टर्ब करने के लॉन्ग टर्म अनसीन कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।